Good morning. Today is 24th of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है सौर मंडल यानी सोलर प्लैनेट सिस्टम है, उससे बाहर जाकर 7 नए प्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया है। एक ट्रैपिस्ट प्लैनेट सिस्टम को डिस्कवर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है प्रीलिम एज वेल एज मेंस के दृष्टिकोण से, इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो रामजस कॉलेज के बाहर में क्लासेस हुए एबीवीपी और जो दूसरे छात्र संगठन है उनके बीच में, तो उससे रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। वैसे स्पेसिफिक इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव हम समझने की कोशिश करेंगे। छात्र संगठनों की राजनीति से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है वेस्टर्न यूपी में किस प्रकार से वोटिंग की जाटों ने इस बार, और जो पहले डिफरेंसेस थे उनके मुस्लिम्स के साथ में, क्योंकि मुजफ्फरपुरा दंगे हुए थे आपको याद होगा, तो उससे रिलेटेड राजनीति से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आज शुक्रवार यानी फ्राइडे है, तो फ्राइडे को पिछली बार स्टेट फंडिंग से रिलेटेड आर्टिकल आया था और जिसमें तीनों प्रकार के व्यूज डिस्कस किए गए थे, लेफ्ट, राइट और बैलेंस। आज भी एक अलग से टॉपिक द हिंदू ने चुना है, चूंकि फ्राइडे है। आज टॉपिक इन्होंने चुना है ट्रिपल तलाक। तो हर डायरेक्शन में व्यूज डिस्कस किए गए हैं ट्रिपल तलाक के, तो हमारे लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे का जो आर्टिकल है वो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। वैसे डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड मतलब लॉ है। हर फ्राइडे को अब द हिंदू एक लेजिस्लेशन पे डिस्कशन करेगा, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर फ्राइडे को हम इसे डिस्कस करेंगे, आज भी हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए एक नई 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स का डिस्कवर किया गया। एक्सो प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाकर यानी सौर मंडल से बाहर जाकर अर्थ जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं उनको कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स। तो 7 नए अर्थ जैसे प्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया सोलर मंडल से बाहर जाके। और ख़ास बात यह है कि जो ये एक्सो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर लिक्विड वाटर के अनुमान, एक तरह से एक आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मिली है यहाँ पर। तो अगर लिक्विड वाटर की प्रोबेबिलिटी मिली है तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा संभव है कि लाइफ की संभावना यहाँ पे हो, यानी जीवन संभव हो इन प्लैनेट्स पे, इन एक्सो प्लैनेट्स पे जो कि सोलर मंडल से बाहर हैं, जिनको अभी डिस्कवर किया गया है। ये गोल्डीलोक जोन्स में है। गोल्डीलोक जोन्स क्या होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्डीलोक जोन्स। क्वेश्चन आया था इसका प्री में, ये देखिए यहाँ पर, ये 2015 का प्री का क्वेश्चन है यूपीएससी का। गोल्डीलोक जोन्स जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं वो क्या है? तो 4 ऑप्शंस हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब सौर मंडल से बाहर जाके पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना या फिर उनको खोजबीन करना उनकी, ये है गोल्डीलोक जोन से रिलेटेड है ये चीज़। तो अभी देखिए, अभी उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। क्योंकि देखिए वैसे तो टर्म स्पेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो न्यूज़ में रहती है ना, वो हमें हमेशा उसके बारे में सोचना होगा, ध्यान देना होगा, उनको याद करना होगा। और एक और जो चीज़, ये तो बेसिक है, जो इन 7 अर्थ जैसे प्लैनेट्स की खोज की गई है, ये हमसे 40 लाइट ईयर्स अवे हैं। मतलब हमसे नहीं, मतलब जो ड्वार्फ स्टार है, जैसे हमारे सूर्य के इर्द गिर्द जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं ऐसे, वैसे ही एक ड्वार्फ स्टार है जिसके आर पार ये सारे 7 प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। ये ड्वार्फ स्टार है कैसा? देखिए ये जो ड्वार्फ स्टार होते हैं ना, ये सूर्य से 10 गुना छोटे होते हैं। मान लीजिए ये सूर्य का आकार है, तो ये ड्वार्फ स्टार का आकार है। और ये ड्वार्फ स्टार ना काफ़ी, एक तरह से सूर्य तो काफ़ी ब्राइट होता है, काफ़ी उजाला आता है सूर्य की रोशनी में, आपने देखा होगा। लेकिन जो ये ड्वार्फ स्टार होता है, इतना उजाला, इतना इल्यूमिनेशन नहीं करते ये। तो उससे रिलेटेड इशू भी इसमें डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी थ्योरी, 10 गुना कम मास होता है और डायमीटर होता है सूर्य से, अगर हम इनका कंपेरिजन करें तो। और कलर भी इनका थोड़ा डिम होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी रोशनी में इल्यूमिनेशन नहीं होता जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी का इल्यूमिनेशन होता है। तो इनकी आप एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिम लाइट होती है इनकी। सूर्य की रोशनी तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन इनकी डिम लाइट होती है। तो ये होते हैं रेड ड्वार्फ स्टार। और ये जो ड्वार्फ स्टार से जो नए 7 प्लैनेट्स डिस्कवर किए गए हैं वो 40 लाइट ईयर्स अवे हैं। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर एक तरह से यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में हम डिस्टेंस को मेजर करें तो लाइट ईयर्स की फॉर्म में हम करते हैं। एक लाइट 1 साल में जितना ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर में, वो हो जाता है लाइट ईयर। समझ गए? तो अब आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे रह गई। अब जो हमने कहा कि देखिए जो ये ड्वार्फ स्टार है काफ़ी कूलर हैं सूर्य की अपेक्षा में, क्योंकि इनका प्रकाश कम है इसलिए ठंडे हैं। तो अब होगा क्या इससे? इसका फायदा क्या होगा कि जब भी कोई प्लेनेट
इसके सामने से जाएगा तो लाइट डिम आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश है ही कम। सूर्य का प्रकाश तो इतना ज्यादा है, उसके सामने से कोई भी चला जाए सूर्य को फर्क नहीं पड़ता, उसकी सूर्य के प्रकाश में ताकत ही इतनी है, इतना तेज है सूर्य की किरणों में। लेकिन इनकी लाइट इतनी ज्यादा नहीं है। इन जो ये ड्वार्फ स्टार है तो ये भी स्टार, सूर्य भी एक स्टार है, और जो ये ड्वार्फ स्टार है ये भी एक स्टार है सूर्य की तरह, लेकिन इनकी लाइट काफी कम है। तो लाइट काफी कम है तो इनके सामने से कोई भी ग्रह जाएगा चक्कर लगाते हुए ऑर्बिट में तो पता लग जाएगा। यानी उस हमारी जो टेलीस्कोप हैं, जो मॉनिटर कर रही हैं, जो ऑब्जर्व कर रही हैं, इनको पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो है वो रिसर्च आगे बढ़ेगी। बस ये याद रखिएगा आप। इसको खोजा गया है चिली जो एक देश है, वहाँ पे ट्रांजिस्टिंग प्लैनेट्स हैं, और एक प्लैनेटिसिमल स्मॉल टेलीस्कोप ये नाम है। मतलब कहने का मतलब है चिली बेस्ड एक ट्रांजिस्टिंग प्लैनेट्स है, और उसके बाद में प्लैनेटिसिमल ये स्मॉल टेलीस्कोप्स इन्होंने मिलके जो ट्रैपिस्ट सिस्टम का खोज किया है, इसलिए इनका नाम पड़ा है ट्रैपिस्ट। ये देखिए ना, ये ट्रांजिटिंग है तो यहाँ से ट्रान ले लिया और पी ले लिया, इस प्रकार से इनका नाम रख दिया ट्रैपिस्ट। अब है ये, जैसे कि देखिए हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में तो क्या थे, वहीं बने थे जो प्लैनेट्स थे। यहाँ पे लेकिन अलग है। यहाँ पे जो ये प्लैनेट्स थे, जो ट्रैपिस्ट जो प्लैनेट सिस्टम यानी जो ड्वार्फ स्टार के इर्द गिर्द ये 7 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, ये बने बहुत दूर थे इस स्टार से, लेकिन बाद में इस स्टार की तरफ आकर्षित होकर ये माइग्रेट कर गए थे। ऐसा गैलीलियन मून्स में भी देखने को मिलता है। तो आप तो प्री के लिए ये हमेशा याद रखिए, गैलीलियन मून्स किससे रिलेटेड है? गैलीलियन मून्स जो है वो जुपिटर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, वैसे तो 16 जो होते हैं उपग्रह होते हैं, मून्स उपग्रह होता है ना, तो वैसे ही 16 उपग्रह हैं जुपिटर्स के, सैटेलाइट्स भी कहते हैं वैसे मतलब इनको। और उनमें से 4 जो हैं वो ये हैं, लो, यूरोपा के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, और गैनीमेड, कैलिस्टो, बस नाम याद रखना। क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि यूरोपा जो है वो किसका मून है, तो हमेशा ये याद रखना यूरोपा जो मून है वो जुपिटर का है। यूरोपा, हाँ, नासा ने एक सैटेलाइट भी भेजा था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जोवियन मून्स हैं, यानी जुपिटर में भी ऐसा ही हुआ था कि ये बने बहुत दूर थे जुपिटर से, लेकिन बाद में जुपिटर की तरफ माइग्रेट कर गए थे। वैसा ही ट्रैपिस्ट जो नया हमारा प्लैनेट सिस्टम खोजा गया है, उसमें भी बने बहुत दूर है, लेकिन बाद में माइग्रेट कर गए, ट्रैपिस्ट प्लैनेट सिस्टम में आ गए। और जो ये प्लैनेट हैं काफ़ी जल्दी चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा धरती है, हमारा धरती को सूर्य के आर पार चक्कर काटने के लिए 365 दिन लगते हैं। वैसे ही जो ट्रैपिस्ट प्लैनेट सिस्टम है, वहाँ पे इनके जो ग्रह हैं उनको चक्कर काटने के लिए काफ़ी कम टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी जुड़े हुए हैं ये। यहाँ पे देखिए, जो सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है इस ट्रैपिक प्लैनेट सिस्टम में, उसको तो सिर्फ 1.5 दिन लगते हैं पूरा चक्कर काटने में इस ड्वार्फ स्टार के, और जो सबसे दूर है 7वें नंबर पे है उसको सिर्फ 20 दिन लगते हैं। तो काफ़ी इंटरनली कनेक्टेड हैं, काफ़ी नज़दीक ये हैं। और दूसरा देखिए, यहाँ पे ये आता है कि फेयर पॉसिबिलिटी, यानी अच्छी संभावना है कि यहाँ पे पानी है। और बाद में अब पता यह लगाना है कि फोकस इस बात पे हो जाता है कि जो वहाँ पे जो क्लाइमेट है इस प्लैनेट सिस्टम में, उसका कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्लाइमेट का कंपोजिशन क्या है। और साइंटिस्ट यह जानने में बिल्कुल आतुर हैं कि क्या वो वाकई में अर्थ जैसे हैं और क्या वहाँ पे जीवन संभव है। और अभी तक जो देखिए एस्टिमेट लगाया गया है वो यह लगाया गया कि जो अंदर के जो 6 प्लैनेट्स हैं वो तो एक तरह से उनकी जो कंपोजिशन है वो रोकी है, यानी चट्टान की भांति वो हैं। और लेकिन जो लास्ट का है 7वें नंबर वाला, उसकी जो कंपोजिशन है वो काफ़ी वोलेटाइल है, और आइसी यानी बर्फ़ की लेयर है उसके एटमॉस्फेयर में। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर तो देखिए इस बात से भी पता लगाई जा सकती है कि वेवलेंथ क्या होती है लाइट की। जैसे वेवलेंथ आपको पता ही होगा, सारी चीज़ें वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी से हम काफ़ी कुछ पता लगा जा सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक का भी कैसे पता लगा, मतलब अर्थक्वेक का मतलब धरती के अंदर की कंपोजिशन का भी कैसे पता लगाते हैं, जैसे ये वेवलेंथ होती है। तो और इससे वेलोसिटी भी पता लग जाती है, क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड है तो स्पीड वेरी करेगी, गैस है तो स्पीड वेरी करेगी। इन सब चीज़ों से तो हमें वेवलेंथ पता हो तो हम कंपोजिशन पता लगा सकते हैं। और उसके बाद में वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, देखिए काफ़ी कूल है ये जो ट्रैपिस्ट नया प्लैनेट सिस्टम है। तो आसानी से इसे डेसिफर किया जा सकता है, यानी इनमें डिकोड यानी पता लगाया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सकती है इसके बारे में। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 10 साल में यह क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई में इन प्लैनेट्स पर जीवन संभव है या नहीं। तो साइंटिस्ट जो हैं अब इस बात पर, अब ये इस तरह की जो डिस्कवरी हुई है उससे हमारी जो एक काफ़ी लंबे समय से ये खोज चली आ रही थी कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स की खोज करना, उसको बल मिला है, और जो रिसर्च है वो और ज़्यादा फोकस हो गई है। अगला जो आर्टिकल है देखिए वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स यानी छात्र संगठनों के बीच की क्लासेस जो हुए थे उससे रिलेटेड है। ये हुआ क्या, पूरा वाक्य क्या था,
देखिए पूरा वाक्य था ये, रामजस कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित किया जाना था। उमर खालिद जो कि जेएनयू के एक स्टूडेंट थे, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स का साथ दिया था जेएनयू में पिछले साल हुए एक घटना के बारे में, जब वहाँ पर इंडिया विरोधी नारे लगे थे जेएनयू के अंदर में। तो वो एक सेमिनार को संबोधित करने वाला था रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज जो है डीयू का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो इस सेमिनार के विरोध में प्रोटेस्ट किया एबीवीपी ने, जो कि बीजेपी से एफिलेटेड एक छात्र संगठन है। तो बाद में वो दबाव में आके कॉलेज प्रशासन को वो सेमिनार रद्द करना पड़ा जो रामजस कॉलेज में हो रहा था। तो अब देखिए उनका सेमिनार बंद हो गया, यानी तो बाद में दूसरे पक्ष के एबीवीपी के जो अपोजिट वाले जो पक्ष वाले हैं, जैसे लेफ्ट के जो हैं आयसा वगैरह, एसएफआई, ये जो छात्र संगठन है, उन्होंने एक मार्च निकाला रामजस कॉलेज के बाहर में। उन्होंने कहा कि देखिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दबा रहे हो आप, और एबीवीपी ने जो विरोध किया था सेमिनार का, उसके दबाव में आके कॉलेज ने जो सेमिनार बंद कर दिया वो गलत है। इसके विरोध में हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। यानी एबीवीपी के जो समांतर यानी उसके विरोधी जो छात्र संगठन है, उन्होंने जब वो प्रोटेस्ट करने लगे तो बाद में दोनों छात्र गुटों में लड़ाई हो गई। अब ये पूरी नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है इस बात की। अब देखिए वैसे तो इसमें कई सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं कि द हिंदू कुछ कहेगा, दूसरी अखबार कुछ कहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे जिस अखबार की आइडियोलॉजी है वैसे वैसे कहेंगे। लेकिन हम जो करते हैं, जिस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्कस करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकते हैं। आजकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गई है, क्यों ये जरूरी है, और क्यों इसमें दखलंदाजी काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बात करें तो जेएनयू की, जेएनयू में जो भी होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, पूरे एक तरह से नेशनल मीडिया में इनकी सुर्खियां बनती है। क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जेएनयू में कुछ भी अगर हो, छात्र विरोध करते हैं तो काफ़ी पार्टीज, कांग्रेस, लेफ्ट, अरविंद केजरीवाल, ये सारे एक पक्ष में आते हैं। नाम मत लीजिएगा, आंसर्स में नाम मत लीजिएगा। और अगर देखिए दूसरे पक्ष की यानी इनके जो अपोजिट आइडियोलॉजी है वो भी एक साइड में हो जाते हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे इनके देश में अंदर में। आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड हैं, एक तरह से अपनी आइडेंटिटी को खोज रहे हैं, जैसा हमने बार बार आर्टिकल्स में डिस्कस किया है। अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फ्रस्ट्रेशन कांड में अपनी आइडेंटिटी बार बार खोजते हैं, अपना धर्म से रिलेटेड आइडेंटिटी खोजते हैं, अपनी कास्ट से रिलेटेड आइडेंटिटी खोजते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी एक प्रकार से विवाद पैदा हो जाता है। और इसके अलावा जो रीजन्स है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, वो ये है कि देखिए काफ़ी इस पर रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है। मतलब देखिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी तो चाहिए कल को, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वही कल के लीडर बनेंगे। एक तरह से उनको पता होना चाहिए किस प्रकार के मुद्दे हैं। लेकिन एक तरह से इतना ज़्यादा इंटरफ्रेंस या फिर इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि हाईलाइट करना, या फिर उनको लगता है कि ये हमारा एक तरह से प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमने अपने आप को हाईलाइट कर दिया तो कल को हमारी जो भविष्य में हमारा जो अवसर है राजनीति में वो सुनहरा हो जाएगा। इस कारण भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लीक से हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि मीडिया में हाईलाइट आ जा सके। जैसे कन्हैया कुमार के इशू को काफ़ी हाईलाइट किया गया था, और बाद में देखिए अब एक तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि इश्यूज में जाने के बजाय आप ये जाइए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं कौन कौन से। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए नो डाउट, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बनते हैं इसमें। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो बेसिक इनकम से रिलेटेड है। बेसिक इनकम से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ गेन्स। सबसे पहले तो बात ये आती है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। मेंटल हेल्थ की वो हेल्थ होती है देखिए जो दिमागी रूप से, यानी देखिए जिसका प्रभाव जो होता है साइकोलॉजिकल मान लीजिए, इमोशनल वेलनेस मान लीजिए, एक प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य अगर हिंदी में कहें तो। और सक्सेसफुल मेंटल एक्टिविटी से लेना देना है मेंटल हेल्थ का, और यह उन सब चीज़ों से डील करता है जैसे रिलेशनशिप विद अदर्स। जैसे कहते हैं नहीं कि किसी बंदे के साथ अगर मतलब आपस में कोई दो ह्यूमन बींग्स इमोशनली अटैच्ड हो, साइकोलॉजिकल कैसी साइकोलॉजी है उसकी, तो ये सब चीज़ें जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो भी मेंटल हेल्थ के अंदर में आती हैं। तो अब देखिए एक सर्वे किया गया, सर्वे किन्होंने किया, ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया किसने था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS बेंगलोर में जो स्थित है, उन्होंने किया था। उन्होंने अपने सर्वे में पाया कि 150 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 15 करोड़ ये हो गए। 15 करोड़ लोग आज हमारे देश भारत में किसी ना किसी मेंटल डिजीज से प्रभावित है, मेंटल हेल्थ की उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। और देखिए मेंटल हेल्थ केयर को क्योर किया जा सके, यानी इसके बीच में जो भी मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं वो सबसे पहले कहाँ विजिट करते हैं अपने जो इस मेंटल डिजीज को क्योर करने के लिए, वो लोकल क्लिनिक्स में जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जो गरीब लोग हैं वो इन सब
जो लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें विजिट नहीं कर सकते, उनके पास में प्रॉपर पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते। तो एक कंसर्टेड अटैक होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा इनइक्वलिटी पे, यानी असमानता के बीच में, यानी जो पैसों से वंचित हो जाते हैं, कि जो मेंटल डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, उनके पास में भी पैसा होना चाहिए, यानी जो असमानताएं हैं पैसों को लेकर वो पाटनी चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए जो मेंटल जो रोग से पीड़ित जो लोग हैं उनको। बाद में ये कहते हैं कि कैसे देना चाहिए, बाद में वो कहते हैं बेसिक इनकम उनके लिए होनी चाहिए, वो आएगा अगली स्लाइड में आएगा। तो बात यही कहते हैं शुरू में, तो पुअर्टी के कारण में जो मानसिक रोग से पीड़ित है उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और खास करके बात करते हैं कि देखिए 30% जो लोग हैं हमारे देश में गरीब हैं, और इसलिए इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम का होना काफ़ी ज़रूरी है। और अर्ली सबसे जल्दी जल्द से जल्द इनको आइडेंटिफाई किया जाए और बाद में इनको प्रॉपर इलाज की सुविधा दी जाए, ऐसा पैराडाइम तैयार होना चाहिए हमारे देश में भी, जो कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर में है। फिर ये कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जेंडर, पुअर्टी और कास्ट का नेक्सस है। कैसे? देखिए, जो जेंडर मतलब कि महिलाओं को सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है इस तरह की चीज़ों पर, क्योंकि देखिए पुअर्टी है वो फेमिनाइज्ड है। कैसे? क्योंकि देखिए हमारा जो है ये सिस्टम है आज हमारे समाज का काफ़ी गलत है, पैट्रियार्कल सिस्टम है। जो रोज़गार मिलता है वो ज़्यादातर मेल को मिलता है, वुमन का जो लेबर में पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी कम है। तो एक प्रकार से गरीबी का ज़्यादा सामना वुमन को करना पड़ता है एज कम्पेरिजन टू मेल। वो मोहताज हो जाते हैं गांव में मेल मेंबर के, कि वो उनको थोड़ा पैसा दें। और इस प्रकार से आप घर में भी देख लीजिए, जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे, आज भी हमारे समाज में ऐसी प्रथाएं हैं कि घर में सबसे लास्ट में जो खाना खाती हैं वो महिलाएं या फिर डॉटर्स घर की होती हैं, वो सबसे लास्ट में खाना खाती हैं, मेल मेंबर्स को पहले खाना दिया जाता है। तो इसलिए काफ़ी बार यह भी बात सामने आती है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और ये आंकड़े बताते हैं, मतलब ये बात ऐसे हवा में नहीं है, ये सब बातें जो है फैक्ट्स बेस्ड हैं। और जो महिलाओं यानी डॉटर्स का सबसे ज़्यादा जो स्कूल से ड्रॉप आउट होता है, और मेल सिबलिंग्स को प्राथमिकता दी जाती है, और स्कूल्स में या फिर बाहर टॉयलेट्स वगैरह की जो सुविधा उत्पन्न नहीं होती घर में भी, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसको आता है? वुमेन्स को तो आता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, अगर घर में टॉयलेट नहीं है, स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो सॉरी। और बाद में देखिए आज भी महिलाओं की यानी जो वुमेन की कई जो फीमेल की यानी कह सकते हैं कि ज़्यादा बहुत जल्दी मैरिज की जाती है। आज भी कई सारे इलाके ऐसे हैं 18 साल से पहले उनकी मैरिज कर दी जाती है, तो काफ़ी ब्रूटैलिटी का सामना उनको करना पड़ता है मैरिज सिस्टम में, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और कई बार डोरी वगैरह की दिक्कतें आती हैं, काफ़ी जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं। लेकिन इन नॉर्मल पॉइंट्स भी अलग अलग डायरेक्शन में याद रखना हमेशा, जैसे हेल्थ से रिलेटेड एक डायमेंशन है, डोरी से रिलेटेड दूसरी डायमेंशन है, पैट्रियार्क की तीसरी डायमेंशन है, और टॉयलेट की चौथी डायमेंशन है। इस प्रकार से ये सारी डायमेंशन है, एजुकेशन की डायमेंशन आगे स्कूल में, तो एक एक डायमेंशन हमेशा ऐड करना जब इस तरह के इश्यूज आए। तो फिर बात कहते हैं कि देखिए जो ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो हमारा स्थान है काफ़ी एक तरह से शर्मनाक है। 150 देशों की रैंकिंग में हमारा जो स्थान है 130वां है। और इनमें काफ़ी जो पैरामीटर्स पे ये इंडेक्स निकाला जाता है, जैसे कि वर्कफोर्स, कितना वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है वुमेन का, सेकेंडरी एजुकेशन में कितनी एक प्रकार से उनकी भागीदारी है, रिप्रोडक्टिव राइट्स पे कंट्रोल है कि नहीं है, तो उसमें हमारा स्थान काफ़ी ख़राब है। बजटरी एलोकेशंस कितनी होती है? काफ़ी कम होती है। 2017 के बजट में आप देख लीजिए, इस पे काफ़ी कम बजट एलोकेट किया गया है हेल्थ और डिसेबिलिटी पर। और मेंटल हेल्थ पे जो फोकस होता है काफ़ी कम होता है, जबकि काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। हमारे देश में सुसाइडल रेट्स हैं, सुसाइडल रेट्स भी तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है ना, स्ट्रेस से रिलेटेड, इमोशनल साइकोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड है सुसाइड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं। हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड का सुसाइड कैपिटल है, ऐसा भी कहा जाता है। और बात ये छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म केयर की, तो आप बात छोड़ दीजिए, शॉर्ट टर्म केयर की तरफ भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इनको एक प्रकार से रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है। और ये सबसे नज़दीकी पॉइंट हो सकते हैं कॉन्टैक्ट के, जो लोग इस प्रकार की सहायता लेना चाहते हैं और सरकार के बीच में। तो इसका समाधान क्या निकलता है? समाधान सॉल्यूशन इसका ये निकलता है कि देखिए उनको एक प्रकार से मिनिमम बेसिक इनकम दे दी जाए, और वो भी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, किसी प्रकार की कोई कंडीशन के बिना। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे? देखिए उनकी इनकम बढ़ जाएगी, वो अपने तरह से अपना इलाज करवा सकते हैं, और न्यूट्रिशनल स्पेंडिंग यानी न्यूट्रिशन युक्त फूड पे वो खर्च कर सकेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आएगी, और मेंटल हेल्थ गेन भी काफ़ी बढ़ जाएगा, और हैप्पीनेस आएगी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में कमी आएगी। देखिए एक बिल भी आया था, आपको याद होगा, मेंटल हेल्थ केयर बिल। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। उसमें पॉइंट्स ये थे कि जो मेंटल रोगी हैं यानी मानसिक रोग से जो पीड़ित हैं, वो हॉस्पिटल के पास में जाके डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे इस प्रकार का इलाज चाहिए,
यानी डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शंस के साथ वो अपना इलाज करवा सकते हैं। दूसरा, राइट बेस्ड अप्रोच कर दी गई थी उस मेंटल हेल्थ केयर बिल में। पहला था डायरेक्शंस, प्री डायरेक्टिव्स। दूसरा था एक राइट बेस्ड अप्रोच कर दी गई थी, यानी उनका अधिकार था कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएं जहां पे इस प्रकार के मानसिक रोगों से मानसिक जो रोग है उसका इलाज होता है, और कहें कि मुझे मेरा इलाज कीजिए, तो ये डॉक्टर्स को उनका इलाज करना पड़ेगा। ये राइट बेस्ड अप्रोच कर दी गई थी। तीसरा, अथॉरिटीज़ बनानी थी, यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बनानी थी हर एक ज़िले में। चौथा एक पॉइंट ये था कि जो नेशनल लेवल पे एक बोर्ड भी बनाया था जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को मॉनिटर करेगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे, याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ केयर बिल के। वो अलग से रिवाइज किया, ये इस आर्टिकल में नहीं दी गई हैं पॉइंट्स। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में कहा गया कि देखिए, एक रिसर्च हुई थी जिसमें अगर अनकंडीशनल जो है पैसे को ट्रांसफ़र किया जाए तो जो लोग हैं वो मेंटल रोग से पीड़ित हैं वो अल्कोहल यानी शराब वगैरह नहीं पिएंगे और ना ही टोबैको का सेवन करेंगे। ऐसा रिसर्च में सामने आया था कि बहुत कम लेवल पे ऐसा होता है। अगर वुमेंस को यह ट्रांसफ़र मिलता है, यानी अनकंडीशनली कैश ट्रांसफ़र किया जाता है उनके अकाउंट्स के अंदर में, तो ऐसे रिसर्च में सामने आया कि गर्ल चिल्ड्रन की तरफ में जो आउटकम आएगी, यानी उनकी जो सिचुएशन में सुधार आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। इससे जो मिडिल मैन है वो भी नहीं रहेगा, करप्शन वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है वो आमतौर पर वो भी नहीं आएगी। और एक प्रकार से, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन में भी सुधार करना होगा, और यहाँ पे भी सिचुएशन को एक प्रकार से काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे लानी होगी। तो इससे रिलेटेड ये इशू था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला जो इशू है देखिए वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। क्या ट्रिपल तलाक को बैन कर देना चाहिए? ट्रिपल तलाक जैसा हमने न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो मैंने कहा था आपको कि शायद कुछ समय तक मेरी मजबूरी है कि न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो को मैं ना डिस्कस कर सकूँ। एडिटोरियल की जो वीडियो है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो दूसरी वीडियो है कोई और डिस्कस करेंगे। तो बजाय इसके कि मतलब आप मुझे कहो डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मेरी मजबूरी है और आपको इसे समझना होगा, आपको ये कहना चाहिए जो वो डिस्कस कर रहे हैं उनको कि किस प्रकार के वो चेंजेस लाए जाएं। जब जब तक मेरी मजबूरी चलेगी, उसके बाद में दोबारा से जब मैं रिज्यूम करूंगा वो न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो के लिए, तब तक तो जो अभी डिस्कस कर रहे हैं जिनका नाम पारस है, तब तक तो वो सारा साइंस एंड टेक डिस्कस करवा देंगे आपको। कल से आपने देखा होगा तो उन्होंने साइंस एंड टेक स्टार्ट करवाया है, यानी 10-15 दिनों में, 20-25 दिनों में जब भी आपका पूरा साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा, और प्रीलिम में आपको पता है 10-15 सिंपल क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक के मिसाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिपल तलाक, देखिए 2 प्रकार से ट्रिपल तलाक को इंटरप्रेट किया जाता है। एक तो ये है ट्रिपल तलाक कि 3 बार डाइवर्स हो सकता है, यानी मान लीजिए ये हस्बैंड है, ये वाइफ हैं, तो इनके बीच में देखिए 3 बार तलाक हो सकता है। मान लीजिए पहली बार उन्होंने फैसला किया डिफरेंसेस की वजह से उनकी नहीं बन रही है, तो वो कहते हैं हम अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, तो अलग हो गए, मान लीजिए पहला फेज ये है। लेकिन फिर भी वो दोबारा अगर बाद में उन्हें लगता है कि डिफरेंसेस दूर हो गए तो फिर से साथ रह सकते हैं। लेकिन दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन तीसरी बार भी अगर उन्होंने तलाक ले लिया, यानी ट्रिपल तलाक हो गया, तो बाद में वो नहीं एक साथ आ सकते। बाद में उन्हें निकाह हलाला की रस्म से गुजरना पड़ता है। अगर निकाह हलाला हो तभी वो दोबारा रहने आ सकते हैं। निकाह हलाला क्या होता है? मान लीजिए ए और बी का तलाक हो गया, तो क्या होगा, बी यानी जो कि फीमेल है, अगर ये किसी दूसरे पर्सन से शादी करेंगी, मान लीजिए सी जो कि अब मेल हैं, इनके साथ में इनकी शादी हो और बाद में तलाक हो जाए, या फिर सी की मृत्यु हो जाए, तभी इसी केस में, यानी शादी होने के बाद में या तो सी दोबारा से जो कि थर्ड पर्सन इनको तलाक दे दें या फिर इनकी मृत्यु हो जाए, तो ही इसी केस में दोबारा वो ए के साथ में रहने आ सकती हैं, यानी शादी दोबारा से इनकी हो सकती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं निकाह हलाला। इतना डिटेल में मत जाइएगा, लेकिन ये पूरा कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। और एक दूसरी प्रकार से जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो ट्रिपल तलाक की, कि बोलने से तलाक हो जाएगा 3 बार, यानी तलाक तलाक तलाक, 3 टाइम्स इफ यू स्पीक दिस वर्ड, दिस मीन्स लाइक यू आर गेटिंग डाइवोर्स्ड। तो इस प्रकार से, तो ये अब अलग अलग व्यूज़ हैं, काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, और पूरा ट्रिपल तलाक का इशू कवर्ड हो जाएगा इस आने वाले आर्टिकल में। पहला जो व्यू सामने आता है वो इसके अगेंस्ट में बोलती हैं। को फाउंडर हैं ये जकिया सुमन, और ये भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की को फाउंडर हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहा है ट्रिपल तलाक की प्रथा को ख़त्म करने के लिए, तो जाहिर है कि ये खिलाफ ही बोलेंगे ट्रिपल तलाक के। ये कहते हैं कि देखिए 4 से 5 जजमेंट्स अभी तक आ चुकी हैं, फिर भी यह जो प्रथा है ट्रिपल तलाक की वो अभी भी जारी है। और यह ट्रिपल तलाक जो है काफ़ी मोस्ट कॉमन मेथड है डाइवोर्स का मुस्लिम धर्म में, और सिंपल 3 बार तलाक कह देने से तलाक हो जाता है। ये अपने आप में काफ़ी एक प्रकार से वुमेन के राइट्स के खिलाफ में है।
कई बार तो ऐसा सामने आता है कि फ़ोन पर भी यह कम्युनिकेट कर दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा में वाइफ को कि हम मैं आपको तलाक दे रहा हूँ 3 बार, फ़ोन पे ही बता देना। व्हाट्सएप पे हमने पढ़ा था, मेल में हमने पढ़ा था, मेल में भी कई बार बता दिया जाता है। और जबकि इसमें यह भी कंपलसरी नहीं है कि कोई इसका विटनेस हो, तो बाद में देखिए जो जिम्मेदारी आती है वो वुमन पे ही आती है इसको लीगली कंटेस्ट करना कि नहीं जो है ये इस प्रकार का तलाक था वो मान्य नहीं था, आपने फ़ोन पे दिया था, कोई विटनेस नहीं था उस टाइम पर। तो एक प्रकार के ये काफ़ी लेकुनाज हैं इनके हिसाब से, जकिया सुमन के हिसाब से ट्रिपल तलाक के अंदर में। और वैसे एक प्रकार से रिकॉन्सिलेशन और मेडिएशन होनी चाहिए, पहले ऐसा होता था लेकिन आज इसे पूर्णतः लागू नहीं किया जाता। और 90 दिनों के अंदर में जो प्रावधान है ट्रिपल तलाक के अंदर में, जो सरिया एक्ट है 1938 का, वो होना चाहिए 90 दिनों के अंदर में, पूरी प्रोसेस को पूरा होना चाहिए। और ये कंडीशंस हैं, ये कहते हैं कि देखिए अगर ट्रिपल तलाक होना भी चाहिए तो ये पूरा कंडीशंस हैं, जैसे 90 दिनों के अंदर इसे पूरा किया जाना, यानी कोई भी महिला अगर गरीब होती है इस ट्रिपल तलाक के कारण में तो इसे पूरा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो है ये इनके हिसाब से वायलेशन है जस्टिस और फेयरनेस का, और सुप्रीम कोर्ट को इसे अबोलिश कर देना चाहिए ट्रिपल तलाक को जल्द से जल्द। अब जकिया सुमन जो वुमेन राइट्स की बात करती हैं, मुस्लिम के वुमेन राइट्स के लिए और भारतीय महिला आंदोलन की है ये। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहती हैं, ये वुमेन सिविल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल नंबर 44 डीपीएसपी है हमारा, ये कहती हैं कि देखिए हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए एक सेकुलर लॉ होना चाहिए, यानी ऐसा कानून होना चाहिए जो धर्म ना देखकर, सिचुएशन देख के सबके लिए एक समान होना चाहिए। और इसलिए लेकिन जो अभी मुस्लिम धर्म में ट्रिपल तलाक का जो यूज होता है ये सेकुलर लॉ के खिलाफ है। और फिर ये कहती हैं कि देखिए वैसे तो ये दोनों अलग अलग इश्यूज हैं, ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, लेकिन वो जो इनकी राय है वो यही कहती है कि सभी इंडिया की सभी पॉपुलेशन के लिए लागू होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिर्फ महिलाओं के लिए लागू नहीं होता और सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, अगर इसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो। फिर ये कहती हैं कि देखिए मुस्लिम्स के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरे देश के दायरे में आकर, क्योंकि मुस्लिम्स को काफ़ी लीगली डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम वुमन की बात की जाए तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इन पे एप्लीकेबल होता है और कानून के हिसाब से इनको न्याय नहीं मिल पाता। और बाद में कहते हैं कि देखिए ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 है वो साइलेंट है ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पोलीगामी के मुद्दे पर। तो हमें ये कहते हैं कि देखिए मुस्लिम बहनों को हिंदू बहनें या फिर क्रिश्चियन बहनों के एक समान लाना होगा, यानी मुस्लिम जो सिस्टर्स हैं उनको भी उतने ही राइट्स मिलने चाहिए जितने कि हिंदू सिस्टर्स को या फिर क्रिश्चियन सिस्टर्स को हैं। इस तरह की बात ये कहती हैं। अगला जो व्यू आता है वो कमाल फारूकी का आता है। कमाल फारूकी जो हैं ये देखिए ये मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये मेंबर हैं, तो जाहिर है ये ट्रिपल तलाक का पक्ष लेंगे। तो ये अपने पक्ष में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए इस्लाम के 4 थॉट्स हैं, चारों ने ट्रिपल तलाक को एकॉर्ड दिया है, यानी एक प्रकार से सहमति दी है, एसेंट दी है। और जो कुरान है, कुरान में भी प्रॉपर मोहर लगी है ट्रिपल तलाक पे। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कुरान को नहीं समझते। कुरान जो है मुस्लिम्स का पवित्र ग्रंथ है, पता ही होगा आपको। और देखिए इस्लाम एक पहला धर्म है जिसने मैरिज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि मैरिज देखिए, अब मान लीजिए हमारे एक प्रकार से हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में मैरिज कैसे होती है, देखिए अब तो स्टेट ने कर रखा था हिंदू धर्म में। अब जो मैरिज होती है वो 1954 जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके हिसाब से होती है। उससे पहले कैसे होती थी, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने कोई लॉ बनाया होगा, उससे पहले कैसे होती थी, उससे पहले जो हमारे जो वेदास में कुछ लिखा होगा या फिर कुछ कहीं और जो कुछ होगा। और ये कहते हैं कि जो इस्लाम पहला धर्म था जिसमें मैरिज के रूल्स आए थे कि शादी के रूल्स आखिरकार होने कहीं कैसे चाहिए, शादी को कैसे अमल में लाया जाए और कैसे अगर डाइवोर्स लेना है तो कैसे हुआ है, तो मुस्लिम धर्म पहला था, ये कहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए निकाह ऐसे ही नहीं होता, निकाह मतलब शादी जो होती है उसमें काफ़ी सारे कंडीशंस होती है और जो मेल मेंबर्स होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो वुमन यानी वाइफ और जो बच्चों की देखभाल करे, मेंटेनेंस करे, उनका इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं इस्लाम में लिखी गई हैं मैरिज में। और कुरान ये कहते हैं कि देखिए जो तलाक है, कुरान उसके बारे में क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए कुरान कहता है कि जो ये ट्रिपल तलाक है वो सबसे बुरी सिचुएशन में होने वाली चीज़ है, यानी अगर सरकमस्टांसिस हद से बाहर हो जाए तभी ट्रिपल तलाक होना चाहिए। और उसके बाद में आता है कि देखिए ये भी वही बात कहते हैं कि काफ़ी सारी कंडीशंस रखी हैं उसके अंदर में, कुरान के अंदर में, जैसे 3 महीनों के अंदर में इस पूरी प्रोसेस को पूरा किया जाना चाहिए। और एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 पार्टीज़ के बीच में और 2 विटनेस इसमें कम से कम होने चाहिए।
2 गवाह होने चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एप्लीकेशन है वो अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा और सुप्रीम कोर्ट को यानी कंट्री को यानी स्टेट गवर्नमेंट को इसके अंदर में दखल नहीं देना चाहिए। फिर ये कहते हैं देखिए काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस पूरे कानून के बारे में। क्या मिसकंसेप्शंस ये बताते हैं कि ये सबसे बड़ी तो ये मिसकंसेप्शन है कि ये काफ़ी बड़े लेवल पर इसको प्रीच किया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा। ये कहते हैं कि रेयरली मुस्लिम्स इसका यूज़ करते हैं, वो भी वो लोग करते हैं जो अनएजुकेटेड या फिर पुअर हैं। और जो लोग एक प्रकार से कुरान के बारे में नहीं जानते या फिर जो लोग मिसलेड हुए हैं वो इसका विरोध करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। और यह कहना कि ट्रिपल तलाक को 22 कंट्रीज़ में इस पर बैन लगा दिया गया है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि बैन नहीं लगाया गया है, इनको रेगुलेट किया गया है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि सिर्फ मैन को ही क्यों अधिकार दिया गया है ट्रिपल तलाक देने का, तो उसके बारे में ये कहते हैं कि मैन को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो होती हैं और अपने वाइफ का देखभाल उनको करनी पड़ती है, बच्चों की देखभाल उनको करनी पड़ती है, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर वो ऐसा ना करें तो वुमेन के पास में एक ऑप्शन होता है, ये है ऑप्शन ऑफ खुला। ये खुला क्या होता है? अगर देखिए मेल यानी मैन अगर वुमेन अपनी वाइफ्स का या फिर बच्चों का देखभाल ना करे तो वुमेन जो है वो काजी के पास में जा सकती हैं। अगर उनका हस्बैंड भाग गया, भगोड़ा हो गया या फिर बैड करेक्टर का है तो। सारी डिटेल्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कई। अब जैसे ये कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, जैसे ये जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए तीसरा व्यू है, ये व्यू है सईदा हमीद का। सईदा हमीद क्या कहती हैं? सईदा हमीद एक प्रकार से काफ़ी पढ़ी लिखी हैं तो ये बैलेंस अप्रोच देंगी। ये राइट एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, प्लानिंग कमीशन से ये जुड़ी हुई थी और फर्स्ट वुमन काजी भी हैं ये लखनऊ से। तो इनका व्यू है काफ़ी एक प्रकार से ठीक ठाक व्यू है, हम इसे लिख सकते हैं। ये कहते हैं कि देखिए समीन अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में साफ साफ इस पे जजमेंट आ गया था कि जो ट्रिपल तलाक है उस समय क्या हुआ था, उस केस में क्या आया था, इस 2002 का केस था ये समीन अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें देखिए किसी हस्बैंड ने तलाक दे दिया था अपनी वाइफ को। जब वाइफ ने पैसे मांगे थे हस्बैंड से, कहा था कि आप मेंटेनेंस के लिए मुझे पैसा दीजिए, तो उस हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दे दिया था। तो ये केस गया था कोर्ट के अंदर में। कोर्ट ने कहा था देखिए आप इस बात पर तलाक नहीं दे सकते कि जब वाइफ आपसे मेंटेनेंस के लिए पैसा मांगेगी। तो बाद में इसे पूर्णतः बैन कर दिया गया था 2002 में। और औरंगाबाद की जो बेंच है वो दागदू पठान वर्सेस रहीम्बी केस 2002, इसमें भी ये औरंगाबाद बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, इन्होंने भी जो है ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। तो अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी अगर बैन कर ही दिया था तो दोबारा कैसे आ गया ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में? वही ये कह रही हैं जिन्होंने ये सईदा हमीद है, वो ही कहती हैं कि देखिए पहले जब ये केस पूरा सोल्व हो ही चुका था, सभी जो पार्टीज थी ठंडी थी, फिर दोबारा से पिटीशन फाइल करने की जरूरत ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये हैरानी प्रकट करती है कि जो केस किया है अभी सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इनके वकीलों ने इन्हें बताया क्यों नहीं इन केसेस के बारे में कि अगर आप इन केसेस की रेफरेंस कोर्ट में देंगी तो आप जो है वो बेनिफिट उठा सकती हैं अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो। दोबारा से इसको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता थी ही नहीं। फिर ये कुरान की बात करती हैं, कुरान में क्या लिखा गया है? ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी मुश्किल होता है मैरिज से बाहर आना और ट्रिपल तलाक अपने आप में जितनी जल्दी दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है और काफ़ी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। 3 महीने तक, सेम बात, 3 महीनों तक पूरी प्रोसेस चलती है। पहले महीने के दौरान में तो कंपलसरी रूप से एक प्रकार से कोशिश होनी चाहिए मीडिएशन की और नेगोशिएशंस होनी चाहिए। उसके बाद में यह तब नहीं किया जा सकता अगर देखिए जब कोई मान लीजिए कोई हस्बैंड मान लीजिए दारू के नशे में, शराब के नशे में चूर होकर अगर इस प्रकार का तलाक देता है तो वो मान्य नहीं होगा। फ़ोन पे नहीं दिया जा सकता, ईमेल फैक्स पे नहीं दिया जा सकता, पत्र लिख के नहीं दिया जा सकता। काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। ट्रिपल तलाक अगर देना, अगर मतलब पहले तो ये विरोध करती हैं लेकिन फिर भी कहती हैं कि अगर फॉलो ही करना है तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। और ये कम्युनिटी को कहती हैं कि कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी वो अपने आप से रेगुलेट करे इसको, अन्यथा स्टेट को रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर ये बात करती हैं पॉलीगैमी से रिलेटेड। पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, यानी कुछ जैसे लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में 4 शादियां कर सकते हैं वो, और यानी एक हस्बैंड 4 वाइफ रख सकता है। तो ये कहती हैं कि देखिए इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है। ये क्या मतलब क्या था इनसे? एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद है? उस आर्टिकल के बारे में आपको बताता हूँ। इसका देखिए कंटेक्स्ट अलग था। इस्लाम आया था 622 के आसपास, 622 AD। तो ये जो व्यू है एक एक्सपर्ट का था जिन्होंने आर्टिकल लिखा था द हिंदू के अंदर में। ये कहते हैं कि देखिए उस टाइम पे ना जहाँ जहाँ इस्लाम था काफ़ी वार हुआ था, तो काफ़ी मेल मेंबर्स की मौत हुई थी वहाँ पे। यानी जो सेक्स रेशो थी काफ़ी ज़्यादा फेवर में थी वुमेंस के। जो मैन मेंबर्स थे वो काफ़ी कम थे जो मेल मेंबर्स हैं, और जो वुमेन मेंबर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी।
तो एक प्रकार से काफ़ी खतरा पैदा हो गया था कि वुमन मेंबर्स इतनी ज़्यादा है युद्ध के कारण, जो मौतें हो गई हैं मैन मेंबर्स की, तो कैसे वुमन को शादी करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, इसलिए इस प्रकार से अलाउड किया गया था कि एक जो मेल मेंबर्स है वो शादी कर सकता है 4, क्योंकि मकसद ये था कि 4 वुमन रख के इस प्रकार से उनकी देखभाल हो जाएगी, मेंटेनेंस हो जाएगी, मकसद ये था। और काफ़ी कंडीशंस रखी गई थी इस पे कि अगर 4 विवाह करेगा एक मेल मेंबर तो सभी वाइफ्स को एक प्रकार से समान रूप से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, जबकि आज के सिनेरियो में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार का भेदभाव हो जाता है, तो इसीलिए वो कुरान के खिलाफ में चला जाता है। ऐसा ये कहती हैं सईदा हमीद। यहाँ पे देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि चारों वाइफ्स को एक प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। और देखिए बात ये है कि अगर थोड़ा सा बात कहें कि एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि देखिए जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी, मान लीजिए इस्लाम आया था 622 के आसपास, जो हिंदू धर्म आया था वो पहले आया था, मान लीजिए जब वेदास लिखे गए थे, वो समय कुछ और था, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। आज जमाना जो है काफ़ी आगे चल गया है एक प्रकार से। इसका एग्जाम्पल हम इंटरप्रेट करें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से करें, हमारे संविधान जो बना था 1947 में, 1950 में बन के जब एकदम आ गया था फॉर्म में, तो अब देखिए कितना चेंज हो चुका है, 70 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब इसको। और अब कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है, 100 के आसपास अमेंडमेंट हो चुकी है इसकी। क्यों करते हैं हम अमेंडमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जिस टाइम पर हमारा संविधान बना था उस टाइम पर कंटेक्स्ट कुछ और था, आज कंटेक्स्ट कुछ और है चीज़ों का। इसी प्रकार से ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्या ये चीज़ें जो इस प्रकार से हम अमेंडमेंट करते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो धर्म पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होती? एक धर्म की बात मत कीजिए, सभी धर्मों पे आप मानिए। क्यों हम सिर्फ उसी कंटेक्स्ट से जुड़े रहते हैं जब ये धर्म फॉर्म में आया था? सभी धर्म अपने अपने कंटेक्स्ट में फॉर्म में आए थे, काफ़ी लंबे समय पुराने टाइम में फॉर्म में आए थे, अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लास्ट में ये भी कहते हैं कि देखिए इस्लाम जो है काफ़ी एक प्रकार से टर्मोइल में गुजर रहा है, ट्रबलेंट फेज से गुजर रहा है, और कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को या फिर कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस प्रमोट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और अगर देखिए कोर्ट चेंज करती है, अब जैसे अब इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में रेगुलेट करती है, तो कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को इस प्रकार से एक प्रकार से आग में घी डालने का काम कर सकते हैं और यह कह के लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं जो कि इस्लाम है वो डेंजर में है। तो इस पे पूरे एक प्रकार से सोच समझ के कदम रखना होगा। और ये कहते हैं कि राइट टाइम नहीं है डिबेट का। पहला पॉइंट मैंने देखा आज तक, सारे यही कहते हैं कि इट इज़ राइट टाइम टू डिबेट, और पहली बार इन्होंने किसी बंदे ने लिखा है कि ये राइट टाइम नहीं है डिबेट करने का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नोटबंदी इंप्लीमेंट करी सरकार ने नोटबंदी इंप्लीमेंट करी, यह आरोप लगा सरकार पे कि सरकार ने प्रॉपर लेजिस्लेशन से रूट से नहीं की। और सरकार ने जब की, देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एक टेलीविज़न में एड्रेस किया, उसके बाद में इंप्लीमेंट कर दी, और जो हमारा 1934 आरबीआई का एक्ट है उसमें चेंज कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट से इसे पास नहीं कराया गया। बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस विचाराधीन है और मार्च में इसमें सुनवाई होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में काफ़ी सारे डिसीजंस उसमें लिए जाने हैं, क्या ये सरकार ने जो इंप्लीमेंट करी क्या वो एक सही रूट से करी, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ करी या नहीं करी। बाद में अगर देखिए सरकार को लगा कि इसमें तो हमारी किरकिरी हो सकती है, तो सरकार ने क्या किया, विंटर सेशन के बाद में सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। और अब ऑर्डिनेंस को यानी एक लाइबिलिटी जो बिल है, यहाँ पे देखिए ये जो बिल है, बिल का नाम ये है पासेज ऑफ हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स डिमोनेटाइजेशन एक्ट 1978, ये तो इनका है, मोरारजी देसाई ने इसे इंप्लीमेंट किया था। जो अब का है वो ये है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स बिल 2017, यानी बाद में नोटबंदी पहले इंप्लीमेंट करी, बिल बाद में लेके आए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस है कि आपने ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने वो चीज़ पहले कर दी और जो बिल है वो बाद में लेके आए हो आप। तो अभी यही कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी वैलिडिटी डिसाइड होनी है। तो इस आर्टिकल में वही कहा गया है कि अगर ऐसा साबित होता है कि सरकार ने जो किया वो कानून के विरुद्ध जाके किया, तो सरकार की साख पर बट्टा लग जाएगा। और मोरारजी देसाई ने जो 1978 में जो नोटबंदी इंप्लीमेंट करी वो पूरे एक एक्ट पास करके की गई थी। अब सरकार का अपने हिसाब से अपना अलग से तर्क है, वो कहेंगे कि अगर देखिए नोटबंदी पहले अगर बिल पास करते तो लोगों को पता ही लग जाता, तो फिर फ़ायदा नहीं रहता। अगला जो आर्टिकल है वो बिजनेस स्टैंडर्ड का हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का क्या आर्टिकल है ये? देखिए एक कंपनी जो स्टार्टअप था उसने यह दावा किया कि मान लीजिए ट्रैफिक में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो सीसीटीवी कैमरे का यूज़ करके अगर वो वहाँ पे मौजूद लोगों का फेस स्कैन करें, यानी उनके जो चेहरे हैं उनको स्कैन करें, तो उनके बारे में वो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव है? देखिए ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि उन्होंने आधार
के जो डेटा है उसको चुरा लिया। आधार कार्ड हम सब ने बनवाया है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन आधार के अंदर में है, तो उसको डाटा चुरा के इस स्टार्टअप ने इस प्रकार का दावा किया। तो अपने आप में ये आर्टिकल कहता है कि ये तो बहुत गंभीर बात है, गवर्नमेंट को इस पे सबक लेके देखना चाहिए कि किस प्रकार से आखिरकार आधार कार्ड का डाटा चुराया गया है। अगर आज इस प्रकार के पर्पजेस के लिए इसका यूज हो रहा है, तो कल को तो देखिए किसी भी काम के लिए इसका यूज हो सकता है। और दूसरी जो बात सामने आती है कि क्या इसका एक प्रकार से अगर चुराया नहीं गया है, तो क्या ये पैरेलल जो डेटा है वो क्रिएट कर लिया गया है एक प्रकार से। पैरेलल डाटा कैसे कहते हैं, देखिए एक मान लीजिए एक खोज हुई थी, पासपोर्ट जब हम बनवाते हैं तो यूँ कहते हैं कि देखिए पासपोर्ट पे जो फोटो लगी होती है ना, उसमें आईज स्कैन करके भी दोबारा से डेटा कॉपी किया जा सकता है किसी दूसरे सोर्स में, ऐसी बात सामने आई थी। और बाद में ये कहते हैं कि देखिए आधार कार्ड का डेटा तो कोई भी यूज कर सकता है, केवाईसी नॉर्म्स जिसको पूरा करना हो हमारे आधार कार्ड में जो आया है। फिर ये कहते हैं कि कोई भी छोटा मोटा एजेंट भी सरकार से यह अनुमति ले सकता है कि मुझे केवाईसी यानी नो यूर कस्टमर्स के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करवाने हैं अपने कस्टमर से, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि जो आधार का जो डेटा है वो मुझे यूज करने दीजिए। तो इस प्रकार से बात यही है कि जो ये पूरा डेटा है गवर्नमेंट को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और प्रॉपर एक्शन लेने चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना सामने आए। और यह भी देखना चाहिए कि जो स्टार्टअप कंपनी ने दावा किया था क्या उन्होंने ये डेटा किसी और को भी दिया है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।